क्या आपने कभी सोचा है कि भाग्य और बुद्धि में से कौन बड़ा है, कौन ज्यादा ताकतवर है और कौन आपके जीवन को असल में बदल सकता है? आइए एक ऐसी कहानी में गोता लगाते हैं जो आपके दिल को छू लेगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और शायद आपके जीवन को देखने का नजरिया ही बदल दे। ये कहानी है एक पुराने पीपल के पेड़ की, जहां दो पक्षी, एक बूढ़ा कबूतर जिसका नाम था सूरज और एक नीला पंछी जिसका नाम था नीलम, हर दिन बैठकर जीवन की गहरी बातें किया करते थे। उनकी बातें, उनकी दोस्ती और उनकी जिज्ञासा ऐसी थी कि हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता था। एक दिन सूरज और नीलम की बातों का सिलसिला कुछ खास मोड़ पर आया और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी, जो आपको आखिरी पल तक बांधे रखेगी। नीलम ने अपने चमकीले नीले पंखों को फड़फड़ाते हुए सूरज से पूछा, दोस्त बताओ ना, भाग्य बड़ा है या बुद्धि? कौन है जो इंसान की जिंदगी को असल में संवारता है? सूरज, जिसके पंखों पर उम्र की सफेदी चमक रही थी, ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, नीलम, तेरा सवाल तो ऐसा है जैसे कोई समंदर की गहराई पूछ ले, लेकिन इसका जवाब मैं तुझे एक कहानी के जरिए दूंगा। शांति से बैठ, अपने पंख समेट ले और मेरी बातों में खो जा। ये कहानी तुझे न सिर्फ जवाब देगी बल्कि तेरे दिल को भी छू जाएगी। नीलम ने उत्साह से अपनी चोंच हिलाई, अपनी आंखें चमकाईं और सूरज की कहानी सुनने के लिए तैयार हो गया। सूरज ने अपनी आंखें बंद की, मानो पुरानी यादों को समेट रहा हो, और शुरू की एक ऐसी कहानी जो प्राचीन काल की थी, जब देवताओं का दरबार सजा करता था। प्राचीन समय में, जब आसमान में तारे भी आज की तरह नहीं चमकते थे बल्कि अपनी कहानियां सुनाते थे, तब ब्रह्मा जी का दरबार सजा हुआ था। उस दरबार में सारे देवता सितारों की तरह चमकते हुए अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। वहां भाग्य, जिसे हम सब यश कहकर बुलाएंगे, और बुद्धि, जिसे हम विद्या कहेंगे, भी मौजूद थे। यश और विद्या दोनों ही अपनी ताकत को लेकर गर्व करते थे। यश का मानना था कि वो इंसान की जिंदगी को चमका सकता है, जबकि विद्या का दावा था कि बिना उसकी मौजूदगी के कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता। दोनों की बातें बढ़ी और बात नोक-झोंक में बदल गई। यश ने गहरी आवाज में कहा, विद्या, तू कितना भी चिल्ला ले, लेकिन मेरे बिना कोई इंसान ऊंचा नहीं उठ सकता। मैं भाग्य हूं, मैं तय करता हूं कि कौन राजा बनेगा और कौन रंक। विद्या ने तुरंत पलटवार किया, यश, तू मूर्ख बन रहा है। मेरे बिना तेरा भाग्य किसी काम का नहीं। बुद्धि के बिना इंसान पागल हो जाता है, मर जाता है। तेरा भाग्य तब क्या करेगा? दोनों की ये बहस इतनी बढ़ गई कि ब्रह्मा जी को बीच में आना पड़ा। ब्रह्मा जी ने अपनी शांत लेकिन गहरी आवाज में दोनों को चुप कराया और कहा, यश, विद्या, तुम दोनों महान हो। तुम दोनों इस संसार को चलाने की ताकत रखते हो, लेकिन ये झगड़ा ठीक नहीं। मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। तुम दोनों अपनी ताकत का इम्तिहान दो। ब्रह्मा जी ने अपनी जादुई शक्ति से पृथ्वी की ओर इशारा किया और एक जंगल दिखाया। उस जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां एक बूढ़ी मां, जिसका नाम था माया, और उसका इकलौता बेटा, जिसे हम कमल कहेंगे, रहते थे। माया और कमल की जिंदगी इतनी गरीबी में गुजर रही थी कि उनके पास खाने को एक दाना भी नहीं था। ब्रह्मा जी ने कहा, यश, तुम अपने भाग्य की ताकत दिखाओ। विद्या, तुम अपनी बुद्धि का जादू चलाओ। जो भी इस कमल को राजा बना देगा, वही सबसे बड़ा साबित होगा। यश ने आत्मविश्वास से कहा, ब्रह्मा जी, ये तो छोटा सा काम है। मैं कमल को न सिर्फ राजा बल्कि एक महान सम्राट बनाऊंगा। विद्या ने हंसते हुए कहा, यश, तू कितना भी कोशिश कर ले, मेरे बिना तेरा भाग्य बेकार है। बुद्धि के बिना कमल कुछ नहीं कर पाएगा। यश ने ब्रह्मा जी से कहा, मुझे पहले मौका दो, मैं कमल को सम्राट बनाकर दिखाऊंगा। विद्या ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं कमल की बुद्धि छोड़ रही हूं। अब देखती हूं तेरा भाग्य क्या कर पाता है। जैसे ही विद्या ने कमल का साथ छोड़ा, कमल की सारी समझदारी, सारी चतुराई,
मानो हवा में उड़ गई। वो एक भोला भाला मूर्ख सा इंसान बन गया जिसे कुछ समझ ही नहीं आता था। उसकी माँ माया की भी हालत ऐसी ही हो गई। दोनों अपनी झोपड़ी में रहते, 3 बकरियों को चराते और जंगल से पत्तियां लाकर उनका पेट भरते। कमल की जिंदगी में न अच्छे कपड़े थे, न जूते, न ही कोई उम्मीद। लेकिन यश ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, मैं कमल को राजा बनाकर रहूंगा। यश ने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया और जंगल के उस रास्ते पर जहां कमल रोज बकरियां चराने जाता था, एक जोड़ी चमचमाते सोने के जूते रख दिए। कमल की नजर उन जूतों पर पड़ी। उसने उन्हें उठाया, देखा और सोचा, अरे ये तो जूते हैं। अब मेरे पैरों में कांटे नहीं चुभेंगे। उसे ये भी नहीं पता था कि ये सोने के जूते हैं। उसने बस उन्हें पहन लिया और अपनी बकरियों को चराने चला गया। माया ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसकी बुद्धि भी तो चली गई थी। यश ने सोचा, बस अब तो कमल की जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन दिन बीतते गए और कमल की जिंदगी वैसी की वैसी रही। वो रोज जंगल जाता, बकरियों को चराता और अपनी झोपड़ी में लौट आता। विद्या ने दूर से ये सब देखा और हंसते हुए यश से कहा, देखा यश, बुद्धि के बिना तेरा भाग्य बेकार है। तूने सोने के जूते दे दिए, लेकिन कमल को तो ये भी नहीं पता कि वो सोने के हैं। यश ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, मैं और कोशिश करता हूं। उसी जंगल के पास एक शहर था जिसका राजा था विक्रम। विक्रम का एक व्यापारी जिसका नाम था रतन हर दिन अपने ऊंटों पर पीतल लादकर दूसरे देशों में व्यापार करने जाता था। एक दिन रतन उसी जंगल से गुजर रहा था जहां कमल अपनी बकरियां चरा रहा था। रतन की नजर कमल के पैरों पर पड़ी और वो चौंक गया। ये क्या? इस भोले भाले चरवाहे के पैरों में सोने के जूते। रतन ने अपने ऊंट से उतरकर कमल से पूछा, भाई ये जूते कहां से लाए? कमल ने मासूमियत से कहा, ये मुझे जंगल में रास्ते पर मिले थे। रतन ने मौके का फायदा उठाया और बोला, क्या तू इन्हें बेचना चाहेगा? कमल ने सोचा और कहा, हाँ बेच दूंगा, लेकिन मुझे इसके बदले एक बोरी अनाज चाहिए ताकि मैं और मेरी मां भूखे न रहें। रतन ने तुरंत हामी भरी, कमल को एक बोरी अनाज दिया और सोने के जूते ले लिए। रतन मन ही मन बहुत खुश था। उसने सोचा, इन जूतों को मैं राजा विक्रम को भेंट करूंगा, शायद मुझे कोई बड़ा इनाम मिले। वो सीधे राजा विक्रम के दरबार में गया और जूतों को पेश करते हुए बोला, महाराज ये सोने के जूते मैं आपके लिए लाया हूं। ये इतने सुंदर हैं कि मानो देवलोक से आए हों। राजा विक्रम ने जूते देखे और उनकी चमक से मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, रतन को 20,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दो। रतन की तो जैसे लॉटरी लग गई। वो खुशी खुशी अपने घर लौट गया और अपने व्यापार को और बढ़ाने की योजना बनाने लगा। इधर विद्या ने यश से कहा, देखा यश, तेरे सोने के जूते एक बोरी अनाज में बिक गए। तेरा भाग्य क्या कर पाया? यश ने जवाब दिया, विद्या अभी खेल बाकी है। मैं कमल को सम्राट बनाकर रहूंगा। यश ने फिर से अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और जंगल के उसी रास्ते पर एक और जोड़ी जूते रख दिए। इस बार ये जूते और भी शानदार थे, सोने चांदी और हीरों से जड़े हुए। कमल को फिर से जूते मिले और वो खुशी से उन्हें पहनकर अपनी बकरियां चराने चला गया। उधर रतन फिर से उसी जंगल से गुजर रहा था। उसने कमल के पैरों में नए जूते देखे और सोचा, ये लड़का न जाने कहां से ऐसे जूते लाता है। उसने फिर से कमल से पूछा, भाई ये जूते बेचेगा? कमल ने कहा, हाँ, लेकिन इस बार मुझे एक बोरी भुने हुए चने चाहिए। रतन ने तुरंत एक बोरी भुने हुए चने दिए और जूते ले लिए। रतन ने फिर से राजा विक्रम के पास जाकर जूते भेंट किए। राजा ने जूते देखे और बोले, रतन ये तो पिछले वाले से भी ज्यादा सुंदर हैं। बताओ ये तुम्हें कहां से मिले? रतन घबरा गया। उसने झूठ बोल दिया, महाराज ये जूते मुझे दक्षिणी देश के एक सम्राट ने दिए।
मैं वहां पीतल का व्यापार करने जाता हूं और वो मुझे इनाम में ऐसे जूते देते हैं। राजा विक्रम ने पूछा, क्या उस सम्राट का कोई बेटा है? रतन ने फिर झूठ बोला, नहीं महाराज, वो सम्राट अभी कुंवारा है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, रतन, मेरी बेटी रानी बहुत सुंदर है। तुम उस सम्राट से जाकर पूछो कि क्या वो रानी से शादी करना चाहेगा। रतन अब अपने ही झूठ में फंस गया। वो सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? मैंने तो ये जूते एक चरवाहे से लिए थे, कोई सम्राट तो है ही नहीं। रतन वापस जंगल में कमल की झोपड़ी पर पहुंचा। कमल ने उसे देखकर खुशी से स्वागत किया। रतन ने देखा कि कमल की सादगी और मासूमियत अब भी वैसी ही थी। बातों बातों में कमल रतन के पीतल के बोरों पर बैठ गया और यश की शक्ति से सारा पीतल सोने में बदल गया। रतन की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, ये लड़का कोई साधारण इंसान नहीं, शायद इस पर भगवान की कृपा है। रतन के मन में एक योजना बनी। उसने सोचा, मेरे पास धन की कमी नहीं, मैं कमल को ही सम्राट बना देता हूं। मैं इसके लिए एक महल बनवाऊंगा, सेना तैयार करूंगा और खुद इसका मंत्री बन जाऊंगा। रतन ने जंगल में एक शानदार महल बनवाना शुरू किया। उसने आसपास की जमीनें खरीदी, नौकर चाकर रखे और एक छोटी सी सेना तैयार की। लेकिन कमल को ये सब समझ नहीं आ रहा था। वो तो बस अपनी बकरियों के साथ खुश था। उसने रतन से कहा, भाई, तुम जो चाहे करो, लेकिन मेरी बकरियां मेरे साथ रहेंगी। रतन ने सोचा, ये कितना मूर्ख है। मैं इसे राजा बना रहा हूं और इसे बकरियों की पड़ी है। फिर भी रतन ने कमल के लिए राजसी कपड़े सिलवाए, उसके सिर पर मुकुट रखा और उसे महल में बिठा दिया। लेकिन कमल का स्वभाव वही रहा। वो रोज जंगल जाता, अपनी बकरियां चराता और वापस आता। इधर यश ने विद्या से कहा, देखा विद्या, मैंने कमल को राजा बना दिया। विद्या ने हंसते हुए जवाब दिया, यश, ये राजा नहीं, अभी भी वही चरवाहा है। बुद्धि के बिना तेरा भाग्य अधूरा है। ब्रह्मा जी ने भी कहा, यश, कमल में कोई बदलाव नहीं आया, वो अभी भी वही चरवाहा है। विद्या ने चेतावनी दी, यश, अगर मैंने कमल का साथ नहीं दिया तो वो मर जाएगा। यश ने हट करते हुए कहा, नहीं, मैं उसे सम्राट बनाकर रहूंगा। रतन ने अपनी योजना को आगे बढ़ाया। उसने कमल की बकरियां भी बेच दी ताकि वो पूरी तरह राजा बन सके। लेकिन जब कमल को पता चला कि उसकी बकरियां बिक गईं, वो जोर जोर से रोने लगा। उसने रतन से कहा, तुमने मेरी बकरियां बेच दी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रतन ने उसे समझाया, अरे, मैं तुम्हें और बकरियां दिलवा दूंगा। तुम अब सम्राट हो। लेकिन कमल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रतन अब राजा विक्रम के पास गया और बोला, महाराज, मैंने उस सम्राट को मना लिया है। वो आपकी बेटी रानी से शादी करने को तैयार है। राजा विक्रम ने अपने नाई और पंडित को रतन के साथ भेजा ताकि वो कमल से मिले और शादी की बात पक्की करें। जब नाई और पंडित कमल के महल में पहुंचे तो वो उसकी शान शौकत देखकर दंग रह गए। उन्होंने राजा विक्रम को बताया, महाराज, वो सम्राट बहुत शक्तिशाली है। उसके पास सोने का खजाना है और वो बहुत महान दिखता है। राजा विक्रम ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। शादी का दिन आया। रतन ने कमल को दूल्हा बनाया, उसे रथ पर बिठाया और बारात लेकर राजा विक्रम के महल की ओर चल पड़ा। लेकिन कमल डर गया। जब उसने देखा कि राजा विक्रम अपनी सेना के साथ बारात का स्वागत करने आ रहा है तो वो रथ से कूदकर भागने लगा। रतन ने उसे पकड़ा और समझाया, अरे, डर मत, ये तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारी शादी होने वाली है। कमल डरते डरते वापस रथ पर बैठ गया। शादी की रस्में हुई और राजा विक्रम ने अपनी बेटी रानी का विवाह कमल से कर दिया। शादी के बाद राजा विक्रम ने कमल को अपने महल का एक हिस्सा दे दिया। चूंकि राजा का कोई बेटा नहीं था, वो कमल को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था।
लेकिन कमल की हालत वही थी। वो बुद्धिहीन था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक रात रानी सज-धज कर कमल के कमरे में आई। कमल ने उसे देखा और बचपन की एक कहानी याद आ गई, जिसमें एक राक्षसी सुंदर रूप में आकर पुरुषों को मार देती थी। वो डर गया और चिल्लाते हुए रानी को धक्का देकर कमरे से भाग गया। वो सीधे नदी के किनारे पहुंचा और पानी में कूद गया। जब उसे पानी में भी डर लगा तो वो बाहर निकला और नदी के किनारे बैठ गया। रानी के अपमान की खबर सुनकर राजा विक्रम गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने सैनिकों को कमल को पकड़ने भेजा। सैनिकों ने उसे नदी के किनारे से पकड़ लिया और राजा के सामने पेश किया। राजा ने गुस्से में कहा, इसे मृत्युदंड दो। यश ये सब देखकर सिर पीटने लगा। उसने सोचा, ये मूर्ख मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर देगा। विद्या ने मुस्कुराते हुए कहा, यश, मैंने कहा था ना, बुद्धि के बिना तेरा भाग्य कुछ नहीं कर सकता। अब ये चरवाहा मरने वाला है। यश ने हार मानते हुए कहा, विद्या, अगर तू इसे बचा ले तो मैं मान लूंगा कि तू मुझसे बड़ी है। विद्या ने हंसकर कहा, ठीक है, अब मेरा कमाल देख। जैसे ही विद्या ने कमल में प्रवेश किया, कमल की आंखें चमक उठीं। उसकी समझदारी लौट आई। अगले दिन जब उसे मृत्युदंड के लिए राजा के सामने पेश किया गया, कमल ने शांत लेकिन आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा, महाराज, आप मेरे ससुर हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि मेरा अपराध क्या है? राजा ने गुस्से में कहा, तुमने मेरी बेटी का अपमान किया। इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। कमल ने चतुराई से जवाब दिया, महाराज, मेरे कुल की मान्यता है कि शादी की पहली रात अगर कोई नदी में डूब रहा हो और उसे बचाने न जाया जाए तो दुल्हन विधवा हो सकती है। जब रानी मेरे कमरे में आई तभी मुझे नदी की ओर से बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई दी। मैं खुद को रोक न सका और उसकी जान बचाने चला गया। अगर ये मेरा अपराध है तो मुझे सजा दे दीजिए। कमल की बात सुनकर राजा विक्रम का गुस्सा पिघल गया। वो उठे, कमल को गले लगाया और बोले, तुम सच्चे इंसान हो। मेरे बाद तुम ही इस राज्य के राजा बनोगे। रानी और राजा ने कमल से माफी मांगी और तीनों खुशी खुशी महल में चले गए। उधर ब्रह्मा जी के दरबार में फैसला हो चुका था। सारे देवता विद्या की जय जयकार कर रहे थे। यश ने हंसते हुए कहा, विद्या, मैं हार मानता हूं। तू वाकई मुझसे बड़ी है। विद्या ने मुस्कुराकर कहा, यश, भाग्य ताकतवर है लेकिन बुद्धि के बिना वो अधूरा है। सूरज ने अपनी कहानी खत्म की। नीलम की आंखें चमक रही थीं। उसने कहा, सूरज, ये कहानी तो दिल को छू गई। अब मुझे समझ आया कि बुद्धि ही सबसे बड़ी ताकत है। दोनों दोस्त हंसते हुए जंगल की ओर उड़ गए, भोजन की तलाश में। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य चाहे कितना भी साथ दे, बुद्धि के बिना इंसान का जीवन अधूरा रहता है। बुद्धि ही वो चाबी है जो भाग्य के ताले को खोलती है। तो आप बताइए, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ कि आपकी बुद्धि ने आपके भाग्य को बदल दिया? या फिर भाग्य ने आपको कुछ ऐसा दिया जिसे आपकी बुद्धि ने और चमका दिया? अपनी कहानी कमेंट में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरीज बाय MK को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।